राइट। तो पहले तो हम लोग कुछ क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे कलम्स लॉ के ऊपर ही। उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पे जंप कर जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है ऑन कूलम्ब्स लॉ। हमने कुछ क्वेश्चंस तो पहले ही कर लिए थे। तो ये क्वेश्चन है, मान लीजिए एक रॉड रखा हुआ है जिसकी लेंथ L है और इस पे हमने चार्ज Q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। कैसा किया हुआ है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। और एट अ डिस्टेंस ऑफ R फ्रॉम द क्लोजर एंड हमने स्मॉल चार्ज Q रखा हुआ है। आपको बताना फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन कैपिटल Q एंड स्मॉल q। चलो कैलकुलेट करो, कैसे करोगे? देखो कैसे करना है। आप इसमें क्योंकि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो कोई भी एक सेगमेंट यहाँ से उठा लो, इन्फिनाइटली स्मॉल एट अ डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम द क्लोजर एंड। कोई भी एक स्मॉलर एलिमेंट आप उठा लो और वो स्मॉलर, वेरी इनफिनिटेसिमल स्मॉल एलिमेंट का लेंथ हो जाएगा dx। तो क्योंकि q इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है अक्रॉस द लेंथ, सो इस dx एलिमेंट पे एलिमेंटल चार्ज कितना हो जाएगा? एलिमेंटल चार्ज अगर हम लोग इसको dq से रिप्रेजेंट करते हैं तो द टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय द टोटल लेंथ मल्टीप्लाइड बाय जितने लेंथ में हम एलिमेंट ले रहे हैं। तो इसको हम इसे याद रख लेना। इस क्वांटिटी को हम लोग क्या कहते हैं? इस क्वांटिटी को हम कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, इस क्वांटिटी को याद रखना क्योंकि हम लोग इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में यूज करेंगे। क्या कहते हैं? लीनियर चार्ज डेंसिटी। आगे बढ़ते हैं। तो अब इस सेक्शन पे, ये जो सेक्शन हमने उठाया हुआ है, इस सेक्शन और इस चार्ज के बीच में हम लोग फोर्स कैलकुलेट करेंगे। तो मानो क्योंकि ये एलिमेंटल चार्ज है तो दी एलिमेंटल फोर्स अगर हम लोग df से रिप्रेजेंट करते हैं, सो दिस विल बी इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught द एलिमेंटल चार्ज, प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस लेते हो, मल्टीप्लाइड बाई द ओरिजिनल चार्ज जो कि d डिस्टेंस पे रखा, r डिस्टेंस पे रखा हुआ है, और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना हो जाएगा? दिस r प्लस दिस x का होल स्क्वायर। सिंपल। अब क्या करोगे? अब इसको आपको नेट निकालने के लिए क्या करना है? इस df को आप इंटीग्रेट करोगे। इंटीग्रेट करने के लिए 1/4 pi epsilon naught dq को आप इस फॉर्मेट में लिख सकते हो, which will be q by capital L dx multiplied by q and this whole divided by r plus x square. Now इंटीग्रेशन लिमिट्स क्या हो जाएंगी? x वेरिएबल है मेरा, यहाँ पे x वेरिएबल है तो x जो है वो कहां से कहां तक जा रहा है? हम लोग x 0 से लेकर x इक्वल्स टू l तक इसे इंटीग्रेशन लिमिट्स में डाल देंगे। तो अब जब इसे इंटीग्रेट करोगे
तो 1/4πε0 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई एल, ये सब कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा और ये आपका इंटीग्रेशन के अंदर चला जाएगा। अब चलो इसका इंटीग्रेशन बताओ। 1/r+x² का इंटीग्रेशन क्या आएगा बताओ। -1/r+x। वेरी गुड, -1/r+x, सिंपल था। और इसको हम लोग इंटीग्रेशन लिमिट्स में डाल देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1/4πε0 Q/L, और ये पहला -1/r+L फर्स्ट लिमिट, देन +1/r। तो द फाइनल आंसर जो F नेट आएगा वो आपको मिल जाएगा 1/4πε0 Q/L 1/r -1/r+L। ठीक है, ये आपका आंसर है। ऑल डन, कोई दिक्कत? थोड़ा नीचे Alright. नीचे कर दूं, थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूँ। ठीक है, आप लोग को आवाज टूट टूट के आ रही है या फिर कोई दिक्कत नहीं आ रही आवाज सुनने में? आवाज क्लियर आ रही है या फिर टूट टूट के आ रही है? क्लियर आ रही है। क्लियर। एक्चुअली फोन से कनेक्टेड है हम लोग अभी, तो यहाँ पे पावर कट है। आगे मूव करें? जवाब दो। यस सर। ठीक है, ओके। ये वाला क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क है, जो अभी नेक्स्ट वाला हम देने वाले हैं। ये होमवर्क है, इसको ट्राई कर लेना। होमवर्क मतलब ट्राई करना, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पे एक रिंग है, कैसा रिंग है? सेमी रिंग है, जिसकी रेडियस r है। अब हमने इस रिंग पे कैपिटल Q अमाउंट ऑफ चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। नाउ मैं इसके सेंटर पे यहाँ पे स्मॉल q रख रहा हूँ। q is placed at the center। नाउ फिर से आपको F between semi ring एंड Q निकालना है। मैं हिंट दे देता हूं आपको, उसके अकॉर्डिंगली आप कर लेना। हिंट ये है कि ये रिंग लो और इसका फिर से एक एलिमेंट आप लो, यहाँ पे बोल दो कि ये वाला R होगा, ये वाला R होगा, एट अ डिस्टेंस थीटा एंगुलर पे ले लेना। इसका क्या हो जाएगा? एंगुलर विड्थ डी थीटा। तो इसका लेंथ, इतने पार्ट का लेंथ, क्योंकि रेडियस r है तो इतने पार्ट का लेंथ हो जाएगा r डी थीटा। और अगर आप चार्ज dq निकालना चाहते हो तो वो हो जाएगा q बाई पाई r टाइम्स ऑफ r डी थीटा। और यहाँ पे अगर आप चार्ज q प्लेस करते हो तो दोनों के बीच में df हो जाएगा 1/4πε0 dq मल्टीप्लाइड बाई q डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। और फिर क्योंकि ये दिस फोर्स इज डायरेक्टेड अलोंग द रेडियल डायरेक्शन, तो फिर आप इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट और अलोंग दिस कंपोनेंट आप लोगे। ठीक है, और फिर सिमिलरली यहाँ पे जो एलिमेंट होगा उसका भी जब आप कैलकुलेट करोगे
तो उसके लिए भी आपको नेट फोर्स, ये देखो इधर की डायरेक्शन पे होगा, तो इसका ये वाला कंपोनेंट और इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि ये सिमेट्रिक नेचर का है, तो इस हर एक एलिमेंट जो यहाँ पे आप लोगे, हर एक एलिमेंट के ऑपोजिट एंड पे आपको सिमिलर एक एलिमेंट मिलेगा, जो कि जिनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स इस तरीके से कैंसिल हो जाएंगे, तो आपको नेट वर्टिकल कंपोनेंट ही मिलेगा। तो आपको नेट वर्टिकल कंपोनेंट, इसको ट्वाइस करके आप थीटा को 0 से लेके π/2 तक इंटीग्रेट करना होगा। ठीक है, इसको कहां से कहां तक इंटीग्रेट करोगे, 0 से लेके π/2 तक। क्लियर इतनी बात? ठीक है, क्वेश्चन अब इसमें थोड़ा सा और चेंज करके अगर मैं पूछूं तो चलो वो वाला हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, थोड़ा सा और क्वेश्चन कर लेते हैं क्योंकि ये सब क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। सीरीज में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, सीरीज में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, कैसे देखो, मानो कि थर्ड क्वेश्चन है, नाउ अलोंग द एक्स एक्सिस ये कहा हुआ है 10 चार्ज्ड पार्टिकल्स are fixed on x-axis at x equals to 10 meter, 20 meter, 30 meter, सिमिलरली 100 मीटर तक फिक्स कर दिया गया, मीटर तक फिक्स कर दिया गया, एंड चार्ज ऑन फर्स्ट पार्टिकल इज सिमिलरली, मान लो समथिंग 10 रेज टू पावर -8 कूलम भी ले लेते हैं। सिमिलरली Q2 पे इट विल बी समथिंग 8 इंटू 10 रेज टू पावर -8 कूलम ले लेते हैं। Q3 मानो इट इज 3 क्यूब ले लेते हैं, 27 इंटू 10 रेज टू पावर -8 कूलम। सिमिलरली जो Q10 पे चार्ज है उसको हम ले लेंगे 10 रेज टू पावर 3 इंटू 10 रेज टू पावर -8 कूलम। क्लियर है? यहाँ पे ये 2 क्यूब है, यहाँ पे ये 3 क्यूब है, यहाँ पे 10 क्यूब आ गया, यहाँ पे 1 क्यूब है ना। सबको फिक्स कर दिया हुआ है हमने, आपको बताना है मैग्नीट्यूड ऑफ, फाइंड एफ का मैग्नीट्यूड ऑन 1 कूलम चार्ज प्रेजेंट एट ओरिजिन। करो जल्दी से, सिंपल है।
ऐसा एक्सप्रेशन आएगा, नीचे देख लो, ऐसा एक्सप्रेशन आएगा फोर्स का, हाँ या ना बोल दो। Yes, sir. तो आपको ये क्या हो जा रहा है, ये सिंपल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है ना, कैसा 1 + 2 + 3 टिल 10, तो इसका आप समेशन कर सकते हो, ये कितना आ जाएगा, समवेयर अराउंड 55 आएगा, ठीक है, इसका कैलकुलेशन कर लेना, तो ये समवेयर अराउंड 55 आएगा, दिस मच न्यूटन्स। सिमिलर एक क्वेश्चन आता है, ये आप होमवर्क ट्राई करना। सिमिलर क्वेश्चन आता है, अब एक्स एक्सिस में मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे 1 कूलम्ब रख रहा हूँ और इस 10 मीटर पे ये ओरिजिन है और 10 मीटर पे मैंने 10 स्क्वायर 10 मीटर पे मैंने क्यू रखा हुआ है, मान लो यहाँ पे मैं 20 मीटर पे 2Q रखूंगा, -2Q रखूंगा, 30 मीटर पे 3Q रखूंगा, सिमिलरली 40 मीटर पे -4Q रखूंगा। ये इन्फिनाइट सीरीज है, कहाँ तक है, इन्फिनाइट तक है। अब इसमें फोर्स इंटरैक्शन बताना, मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये नेक्स्ट क्लास, ये होमवर्क है आपके लिए, ये ट्राई कर लेना। अब थोड़े बहुत सिंपल क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ओके, मुझे ये बताओ, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्या है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स में मैंने क्यू 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 चार्ज रखा हुआ है, इसके सेंट्रॉइड पे फोर्स बताओ कितना आएगा। बताओ कितना आएगा। मान लो यहाँ पे मैंने 1 कूलम्ब चार्ज रखा हुआ है, इसके सेंट्रॉइड पे, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। सिमिलरली ये भी बताओ, स्क्वायर है ऑफ साइड ए, इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड ए है। जल्दी जल्दी बता दो यार, बहुत ही सरल क्वेश्चन है ये, ताकि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर जाएं जल्दी से। फिर 1 कूलम्ब चार्ज है इसके सेंटर पे, सिमिलरली अगर रेगुलर हेक्सागन है ऑफ साइड ए, और जगह चार्ज क्यू है, इसके सेंटर पे भी बताना है, तो 1 कूलम्ब चार्ज रखा हुआ। बताओ पहले वाले केस में क्या है। वैभव, 0 दूसरे वाले में स्क्वायर में, 0 ही रहेगा। हेक्सागन में, 0. तीनों जगह 0 होगा, ठीक है, तीनों जगह 0 होगा। मैं एक बार बता देता हूँ क्यों होगा, देख लो। ये force in this direction due to this charge, force due to this charge would be along this direction, and force due to this charge would be along this direction. Now अब अगर आप लामिस थ्योरम लगाओगे तो ऑफ कोर्स सबके बीच में एंगल आपको ये वाला 120 डिग्री से, ये वाला 120 डिग्री से, ये वाला 120 डिग्री से, ठीक है। तो अब देखो सारे फोर्सेस आपको इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं और सबके बीच में एंगल भी बराबर है, तो आप जब इसको रिजॉल्व करोगे, अलोंग दिस डायरेक्शन एंड परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे, तो जो दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन का रिजल्टेंट होगा
along this direction, दोनों परपेंडिकुलर, इसका और इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन दोनों ऐड हो जाएंगे और एकदम बराबर हो जाएंगे इसके, ठीक है, क्योंकि ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, दिस एंगल वुड बी 30 डिग्रीज, दिस एंगल वुड बी 30 डिग्रीज। दिख रहा ना आप लोगों को? कोई दूसरा कलर यूज करूँ क्या? So this angle, so this angle is 30 degrees. So इसका कंपोनेंट जब इस हॉरिजॉन्टल में लोगे तो f cos 30 is √3/2 एंड इसका कंपोनेंट along this डायरेक्शन लोगे वो भी सेम f cos 30 √3/2, तो ये दोनों कैंसिल, फिर इन दोनों का sin 30 वाला इस डायरेक्शन भी हो जाएगा, तो f sin 30 is f/2, तो f/2 प्लस f/2 विल बी f, और नीचे के डायरेक्शन पे f है, तो ये दोनों भी कैंसिल हो जाएगा, तो नेट फोर्स आपको इस केस में 0 मिलेगा। सिमिलरली इस केस में इसकी वजह से फोर्स इस डायरेक्शन पे, 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 तो सिमिलरली सबके चार्जेस के मैग्नीट्यूड सेम है, सबका डिस्टेंसेस भी सेम है, तो इसीलिए सारे फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर जाएंगे, इस केस में भी एफ नेट 0। सिमिलरली इस केस के लिए भी ट्रू है, सबका फोर्सेस आपको पुश करेगा और सारे फोर्सेस इक्वल चार्जेस हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड है, तो आपका नेट फोर्स इस केस में भी 0 आएगा। Now homework for you is this. In all these cases, homework ये है, in all these cases, charge of 1 coulomb is lifted vertically from the plane of other charges to a height h if the mass of 1 coulomb charge is m, find the value of h। ठीक है, ये आपका होमवर्क है ना। थोड़ा सा इक्विलिब्रियम पे ध्यान देंगे, अब इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस पे आ जा रहे हैं, कूलम्ब फोर्स के, इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड पे आएंगे। देखो यहाँ पे थ्योरी है थोड़ा सा, ये एक्चुअली क्वेश्चंस में आते हैं बट थ्योरी में मैं आपको बता दे रहा हूँ। मानो केस 1 है, ये दो पॉजिटिव चार्जेस है सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, ये मानो दोनों सेम मैग्नीट्यूड का, अगर ये क्यू है और ये भी क्यू है, तो इस केस में हम लोग इसके बीच में एक एकदम मिड पॉइंट पे, दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस डी है, इसके मिड पॉइंट पे हम लोग एक स्मॉल चार्ज लेकर आ रहे हैं, स्मॉल क्यू। तो इस पे दिस लेफ्ट साइड वाला चार्ज रिपल्शन फोर्स लगाएगा, इसको मैं ए पॉइंट डिनोट कर देता हूँ, इसको मैं बी पॉइंट डिनोट कर देता हूँ, इसको मैं सी पॉइंट डिनोट कर देता हूँ। तो दिस इज द मैग्नीट्यूड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एफ ऑन AC, F on C due to A, and this would be the direction that will represent F on C due to B। ठीक है, now both I can write this that FAC is equals to FBC, magnitude है ये, is equals to KQQ by
d/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों मैग्नीट्यूड सेम है एंड दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है, सो एफ नेट vectorially would be FAC plus FBC would be equal to 0 because same magnitude है, opposite direction पे है, तो ये दोनों वेक्टर एडिशन होकर 0 दे देंगे। तो F net 0 है, तो अब जब F net किसी पार्टिकल पे 0 हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम कहते हैं। So point C is equilibrium position for charges at A and B. Now, अब मैं इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से इसे डिस्प्लेस कर रहा हूं, दो तरीके से डिस्प्लेस करेंगे। पहला केस, चार्ज Q is horizontally displaced. Charge Q is horizontally displaced by X. अब सिचुएशन बदल जाएगा, यहाँ पे A पे Q चार्ज है, B पे Q चार्ज है। This was its equilibrium position. अब इसे मैंने let's say D पे which is at a distance of X, मैंने इसे डिस्प्लेस कर दिया है। किसको? Q चार्ज को। Now अभी भी फोर्स का जो डायरेक्शन होगा would be repulsing F A जो D पे लगाएगा and F B जो D पे लगाएगा। कूल है। अब इसमें गौर फरमाओ, जो मैंने येलो से कलर किया हुआ है उसका थोड़ा सा लेंथ जो पिंक से करा हुआ है उससे बड़ा है, तो इसका मतलब आप समझो, इसका मतलब है आप ये सिमिलरली मैं बाय ऑब्जर्वेशन ये लिख सकता हूं, बिकॉज सिंस AD is greater than BD, so FAD is less than FBD। कोई दिक्कत? मैग्नीट्यूड, क्योंकि फोर्स इज कूलम्ब्स फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो अगर डिस्टेंस ज्यादा हुआ तो फोर्स कम होगा, डिस्टेंस कम हुआ तो फोर्स ज्यादा होगा। बी और डी के बीच में डिस्टेंस कम है तो वो जो रिपल्शन फोर्स लगाएगा उसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा होगी, और ए और डी के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है तो ये जो रिपल्शन फोर्स लगाएगा उसकी डिस्टेंस कम हो जाएगी। तो इसीलिए अब इंट्यूटिवली समझ सकते हो। तो नेट फोर्स आपको किस डायरेक्शन में मिल रहा है? नेट अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे वेक्टोरियली BC, इन दोनों को ऐड करोगे तो नेट फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? सिमी बताना। हेलो सुमी, आवाज आ रहा है आपको? यस सर। हाँ बताओ किस डायरेक्शन में हो जाएगा नेट? सर बी। किस डायरेक्शन, लेफ्ट या राइट? राइट। राइट वर्ड कैसे होगा? FBD BD है यहाँ पे, FBD ज्यादा है ना FAD से, FBD लेफ्ट वर्ड है, FAD राइट वर्ड है, तो BD अगर ज्यादा है AD से तो टुवर्ड्स लेफ्टवर्ड्स फोर्स लगेगा ना, इस डायरेक्शन पे नेट फोर्स आ जाएगा आपका। ठीक है, समझ रहे हो ना? क्योंकि ये वाला मैग्नीट्यूड आपका, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है कंपेयर टू दिस मैग्नीट्यूड, तो इसीलिए लेफ्टवर्ड फोर्स की मैग्नीट्यूड ज्यादा है कंपेयर टू राइटवर्ड फोर्स, तो आपका टोटल नेट फोर्स लेफ्टवर्ड आ जाएगा। इसे हम लोग देख लेते हैं अभी। तो अगर अभी हम लोग इसको कैलकुलेट मैग्नीट्यूड वाइज लिखें तो F नेट वुड बी K Q Q F AD, A और D के बीच में, विच विल बी D/2, यहाँ से यहाँ तक D/2 प्लस दिस X, D/2 प्लस X का होल स्क्वायर, एंड माइनस करेंगे क्योंकि मैग्नीट्यूड ले लिया हमने, तो D/2 व्हाट इज दिस,
यहाँ से यहाँ तक का d/2 था और इतना पार्ट इज x, तो दिस डिस्टेंस इज d/2 माइनस x, तो d/2 माइनस x होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको अब देखो कि q को कॉमन ले लो और ये मैं ये लिख सकता हूँ ना, d²/4 माइनस x स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, एंड यहाँ पे d/2 माइनस x का होल स्क्वायर माइनस d/2 प्लस x का होल स्क्वायर। वैभव, इसका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा? ऊपर का एडिशन का बताना, ऊपर का एडिशन का नेट रिजल्ट क्या आएगा? कोई दिक्कत? नहीं है ना? एंड बिकॉज यहाँ पे x इज, आप इसको ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हो, तो एक माइनस साइन भी आएगा। बिकॉज ये इसलिए मैंने ये लिख दिया है बिकॉज ये जो सिंस d/2 is very very greater than x, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है इट इज वेरी स्मॉल, so d/2 का होल स्क्वायर would be very very greater than x square, so d/2 का होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर would be very very greater than 0। तो इसीलिए हम इसका अप्रोक्सीमेशन डायरेक्टली जब हम d²/4 को x स्क्वायर को d²/4 से माइनस करेंगे, तो क्योंकि दोनों बहुत ही छोटा, x स्क्वायर बहुत ही छोटा क्वांटिटी है, तो जो नेट रिजल्ट आएगा वो d²/4 ही हो जाएगा। तो इसकी वजह से ये वाला ऐसा सिस्टम आ रहा है। तो अगर मैं ये कहूँ कि जो ये मेरा कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे आई हुई है, ये सम कांस्टेंट है, तो अगर मैं इसको ओमेगा स्क्वायर में लिख दूं, m ओमेगा स्क्वायर x, ठीक है, तो देखो नेट फोर्स मेरा क्या आ रहा है? नेट फोर्स मेरा एक SHM के फॉर्मेट में आ रहा है। ठीक है, सो कहीं पे भी दिक्कत हुई बीच में मुझे स्टॉप करके पूछ लेना। सो द चार्ज Q will execute SHM, simple harmonic motion, about position C, and we have seen that C is an equilibrium position। ठीक है, तो आप लोग SHM में याद करो, SHM में आप बॉब को इधर से उधर हिलाते हो या फिर स्प्रिंग में एक मास को अटैच करके हिलाते हो, तो वो मास SHM में उस इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट एक एम्पलीट्यूड के साथ दोनों साइड पे टू एंड फ्रो मोशन कर रहा होता है। तो सिमिलरली क्योंकि यहाँ पे ये C मेरा इक्विलिब्रियम पोजीशन है, तो अगर मैं इसको एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे दे दूं, इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से अगर मैं चार्ज को स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दे दूं, एक्स अमाउंट का स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दे दूं, तो वो उतने ही एम्पलीट्यूड के साथ दोनों साइड टू एंड फ्रो मोशन करेगा। ठीक है, क्योंकि जो बाकी जो चार्ज कॉन्फ़िगरेशन है, दोनों पॉजिटिव चार्ज अगर हम ले रहे हैं और बीच में भी हम अगर एक पॉजिटिव चार्ज को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो वो उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन पे सिचुएटेड है, फर्स्ट थिंग उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन पे सिचुएटेड है। फिर अगर हमने उसको उसके अबाउट थोड़ा सा हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेस किया है, ये सिचुएशन क्या है? ये सिचुएशन हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट का है।
और अगर उस चार्ज को हमने हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेस किया है तो वो उस इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट SHM एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है अगर ये SHM एग्जीक्यूट कर रहा है तो इसका टाइम पीरियड क्या है। तो टाइम पीरियड t क्या बताते हो, इट इज 2 पाई बाई ओमेगा। ओमेगा क्या हो जाता है यहाँ पे, सिंपल। अगर ओके, यहाँ पे आप इसको ऐसे समझो कि दिस वैल्यू इज m ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस वैल्यू, है ना। तो अगर मैं ऐसा लिखूं, ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल टू k q 4 स्क्वायर 16 32 टाइम्स ऑफ बाई d क्यूब। ये मेरा ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा फ्रॉम दिस एंड डिवाइडेड बाई m। m क्या है, व्हाट इज m? m इज द m क्या है, मास ऑफ कौन से चार्ज का है, मास ऑफ स्मॉल q ना। m इज मास ऑफ स्मॉल q। कोई दिक्कत इसमें? सो दिस विल टर्न आउट टू बी ओमेगा इज अंडर रूट 32 k q by m d क्यूब। सो एंड t इज 2 पाई बाई ओमेगा। तो आपको बस यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है, ये ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे। क्लियर है, कोई दिक्कत? कहीं पे भी समझने में कोई दिक्कत आई तो प्लीज बताना मेरे को भी। सर डी क्यूब होगा। हाँ डी क्यूब होगा, डी क्यूब होगा। वैभव क्लियर है? हाँ सर। सिमी क्लियर? यस सर। सोनाली आपको भी? यस सर। बाकियों को भी है ना, श्रुति स्नेहा आप लोगों को भी क्लियर है ना? यस सर। यस सर। ठीक है, तो अभी देखो हम थोड़ा सा अब चेंज करने वाले हैं। अब हम क्या करने वाले, इसका सेकंड केस लेंगे। क्या करेंगे, इसको Q इज डिस्प्लेस्ड वर्टिकली। अब देखो मामला बदल जाएगा, अब मामला फिर बदल जाएगा। देखो A पे हमने Q को चार्ज रखा हुआ है और B पे हमने Q को चार्ज रखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन C था जहाँ पे हमने स्मॉल q को रखा है। अब हम क्या करेंगे, इसको वर्टिकली डिस्प्लेस करेंगे। मानो कि इसको हमने वर्टिकली डिस्प्लेस किया है D पॉइंट पे विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। नाउ this AD distance and this BD distance से मैं बताना दोनों बराबर होगा या नहीं। बराबर होगा दोनों, क्योंकि ये Yes, d sir. बाई 2 है, ये भी d बाई 2 है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, d स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, है ना। सिमिलरली तो आप ये बोल सकते हो कि AD इज इक्वल्स टू BD। तो अब देखो जो इसमें फोर्स लगाएगा, एक A वाला चार्ज जो अभी Q पे लगाएगा, दैट विल बी अलोंग द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस, एंड सिमिलरली जो B लगाएगा D पे चार्ज विल बी अलोंग द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस। नाउ इनका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स एंड इनके वर्टिकल कंपोनेंट्स देखो क्या हो रहा है। Now if this angle and this angle दोनों साइड सेम है तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दोनों बराबर है, सिमिलर है। This angle is equals to this angle, so this angle is equals to this angle, and ये component ये दोनों this is AD and this is FBD। तो FAD अगर ये थीटा है तो ये थीटा है और ये थीटा है, तो FAD cos थीटा और यहाँ पे FAD sin थीटा। सिमिलरली दिस इज FBD cos थीटा एंड यहाँ पे FBD sin थीटा।
एंड बिकॉज एफ ए डी इज इक्वल्स टू, आप ये डायरेक्टली बोल सकते हो ना, बिकॉज जैसे हमने पहले कहा था कि ए डी इज इक्वल्स टू, सिंस ए डी इज इक्वल्स टू बी डी, सो एफ ए डी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू एफ बी डी का मैग्नीट्यूड, बट डायरेक्शन डिफरेंट है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है, और कंपोनेंट अगर ले लोगे सो आप ये कह सकते हो कि एफ बी डी कॉस थीटा और एफ ए डी कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल कैंसिल कर जाएंगे, और जो वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं इनके वो दोनों क्या करेंगे, एड अप कर जाएंगे, ठीक है। तो इसी चीज को हम लोग अब देखेंगे। तो वर्टिकल कंपोनेंट्स, तो इस पे अब एफ नेट कैसा लग रहा है, एफ नेट विल बी एफ ए डी प्लस एफ बी डी का दोनों का मिला के साइन थीटा, एंड इसका डायरेक्शन कैसा आ रहा है, वर्टिकली। इसका डायरेक्शन कैसा आ रहा है, वर्टिकल आ रहा है ना, क्योंकि हॉरिजॉन्टल तो दोनों साइड में कैंसिल हो गया, और वर्टिकल आपको फोर्स दे देगा नेट, ठीक है। तो अब इस पे देखो, अब पॉजिटिव चार्ज को, दोनों पॉजिटिव चार्ज के, मतलब ए और बी में दोनों पॉजिटिव चार्ज है, और बीच में भी अगर हम लोग पॉजिटिव चार्ज को लेकर आ रहे हैं, तो उसको अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेस करते हैं तो वो एसएचएम एग्जीक्यूट करता है, हमने पहले देखा। लेकिन अब जब हम लोग इसको वर्टिकली डिस्प्लेस करेंगे तो उस पर नेट फोर्स रिस्टोरिंग लग ही नहीं रहा, ठीक है। इस केस में क्या हो रहा था, स्पेस में ये रिस्टोरिंग फोर्स की तरह एक्ट कर रहा था, ये रिस्टोरिंग फोर्स की तरह एक्ट कर रहा था। जो नेट फोर्स आ रहा था, इट वाज ट्राइंग टू ब्रिंग इट बैक टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन, है ना, क्योंकि नेट आपको लेफ्टवर्ड्स आ रहा था टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन। बट in the vertical displacement, in the configuration of all the positive charges, vertical displacement में आपको रिस्टोरिंग फोर्स नहीं मिल रहा है। इट इज ट्राइंग टू, अगर आप थोड़ा सा भी उसे ऊपर की तरफ डिस्प्लेस करोगे तो वो उसको इट विल ट्राई टू पुश अवे द नेट फोर्स ड्यू टू अदर टू चार्जेस, विल ट्राई टू पुश इट अवे। सो यहाँ पे नो रिस्टोरिंग फोर्स। सो स्टिल माई, यहाँ पे क्वेश्चन ही आता है, यहाँ पे हम ज्यादा कुछ इक्वेशन सॉल्व नहीं करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन ही आता है कि as C is still an equilibrium position, C तो अभी भी equilibrium position ही, equilibrium position। तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट आप ध्यान रख लो, equilibrium position। So for system of two positive charges A, if इसको भी मैं लिख देता हूँ, if a positive charge is kept at equilibrium position and A में horizontally displaced, then the positive charge executes SHM, and उस equilibrium position पे क्या कमेंट करोगे, and the equilibrium position is an, क्या बोलोगे, stable या unstable, equilibrium position is stable equilibrium, ठीक है। now for B charge, B point, if vertically displaced, then positive charge will move away from the about equilibrium position, about equilibrium position, away from equilibrium position, and this equilibrium hence will be कैसा, unstable equilibrium, equilibrium position is
अनस्टेबल, थोड़ा सा अनस्टेबल और स्टेबल के बारे में समझ लो। अगर मान लो ये ऐसा चट्टान है आपका और एक बाउल है, तो अगर मैं यहाँ पे एक बॉल को रखूं और यहाँ पे इसके बॉल को रखूं, तो अगर मैं अब यहाँ से इस केस में, फर्स्ट केस में अगर मैंने बॉल को हल्का सा राइटवर्ड डिस्प्लेस करा, तो क्या ये बॉल वापस से इसके, अच्छा अगर मैं ये पहले बताओ कि दोनों केस में जो मैंने बॉल को एकदम पीक पे रखा हुआ है इस केस में, एंड सेकंड केस में मैंने बॉल को एकदम जो डिसेंट है, एकदम डिसेंट जहां पर है वहां पे रखा हुआ है, तो क्या ये बॉल्स उसी लोकेशन पे स्थिर रह सकते हैं बिना कुछ इधर उधर भटके? अगर मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो फर्स्ट केस में एकदम पीक पे एंड सेकंड केस में एकदम डिसेंट पे बॉल स्टेबल रह सकता है या नहीं? जवाब दो। नो सर, सेकंड केस में देखो, तो रह सकता है, रह सेकंड सकता है, वाले पोजीशन पे। नहीं दोनों केस में रह सकता है, ऊपर भी रहेगा और सेकंड केस में भी रहेगा, एकदम डिसेंट पे भी रहेगा। यहाँ पे तो आप इजीली इमेजिन कर सकते हो ना कि वो आप एक मतलब एक बॉल में अगर आप बीच में बॉल को रख देते हो तो वो वहीं पे रहेगा, सिमिलरली पीक के ऊपर भी रहेगा। लेकिन पीक और इस बॉल में फर्स्ट और सेकंड केस में डिफरेंस क्या है कि अगर आपने फर्स्ट केस में इसको हल्का सा राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड डिस्प्लेस करा, तो वापस से ये रिट्रेस करके इसके ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आएगा। ये है दिक्कत यहाँ पे। इस केस, पहले वाले केस और सेकंड वाले केस, दोनों टाइम वो उसकी जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है वहां पे वो, क्योंकि यहाँ पे इसका मतलब ये है कि इसको ग्रेविटी नीचे पुल कर रहा होगा और इसका नॉर्मल ऊपर की डायरेक्शन पे है, लेफ्टवर्ड कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है, ठीक है? तो ये इसका फोर्सेस इस जगह पर, हर जगह पर बैलेंस्ड है। सिमिलरली अगर इस बॉटम पे इसको नीचे mg लग रहा होगा और ऊपर n लग रहा होगा, तो इस केस में सारे फोर्सेस बैलेंस्ड है, एफ नेट जीरो है दोनों केस में बॉडी पे, तो ये दोनों पॉइंट्स इक्विलिब्रियम पॉइंट्स है। लेकिन अब पहले वाले केस में अगर उसको लेफ्टवर्ड या राइटवर्ड अगर आप डिस्प्लेस कर देते हो, तो वापस वो अपने कोई रिस्टोरिंग फोर्स उस पर नहीं लग रहा है ताकि वो अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे वापस आ जाए इन दी फर्स्ट केस। बट इन दी सेकंड केस अगर आपने इसको थोड़ा सा लेफ्टवर्ड या राइटवर्ड डिस्प्लेस करा, तो वापस वो रिट्रेस करके इसके ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। है या नहीं है? क्लियर है इतनी बात? हाँ या ना बोल दो। यस सर। हाँ, तो ये डिफरेंस क्रिएट करता है दोनों इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। तो पहले वाले केस को आप कहते हो स्टेबल, सॉरी अनस्टेबल, एंड दूसरे वाले केस को आप कहते हो स्टेबल, ठीक है? तो जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ था ये वाला इस टाइप का है, ठीक है? जब हम वर्टिकली डिस्प्लेस करते हैं तो जो सी पॉइंट था, ए बी और सी पॉइंट था, तो दोनों चार्जेस के लिए, ए और बी वाले चार्जेस के लिए सी पॉइंट इक्विलिब्रियम है, ठीक है? दोनों केस के लिए, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट दोनों के लिए सी पॉइंट इक्विलिब्रियम है। बट अगर हम इसको हॉरिजॉन्टली, यहाँ सी वाले चार्ज को अगर हम लोग हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेस करते हैं, तो हम लोगों को जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम की तरह दिखता है, और अगर हम लोग इसको वर्टिकली डिस्प्लेस करते हैं तो जो इक्विलिब्रियम है वो हम लोग को अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की तरह दिखता है। क्यों? क्योंकि पहले जब हम इसको हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेस करते हैं तो हम लोगों को जो ए और बी चार्जेस है वो क्यूमुलेटिवली एक रिस्टोरिंग फोर्स हम लोग को ऐसा दे देते हैं जो कि इसको वापस से इसके इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ लेकर आ जाता है। और ये बॉडी कैसा मोशन एग्जीक्यूट करेगा जब इसको रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा और इसे इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ आ रहा होगा? कैसा मोशन होगा? ये सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, और उसका टाइम पीरियड आप डिराइव कर सकते हो जैसे हमने यहाँ पे डिराइव किया हुआ है ना। जब हम इसको वर्टिकली डिस्प्लेस कर दिया हमने, तो ऐसा जो ए और बी चार्जेस है वो हम लोगों को नेट फोर्स पुश करने की तरह दिखा रहे हैं। इट इज नॉट टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन, पुश करने की तरह आ रहे हैं। तो वो वापस से वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट पे वापस से ऐसा रिस्टोरिंग फोर्स हमें नहीं मिलता है जो कि इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लेकर आ जाए। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के लिए ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाता है। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, अब देखो जो इसका सेकंड केस हम लोग डिस्कस करते हैं। सेकंड केस क्या है? सेम चीज हम लोग करेंगे अब विद अ नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे सी पे हमने पॉजिटिव चार्ज रखा था, अब हम सी पे नेगेटिव चार्ज रखेंगे।
अच्छा, यहाँ पे हम कुछ अगेन डिराइव नहीं करेंगे कोई इक्वेशन, डायरेक्टली मूव कर जाएंगे। अगर क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को खुद से करना होगा, क्योंकि पहला वाला मैंने आपको बता दिया है। ये सी पॉइंट है, यहाँ पे अब मैं माइनस क्यू चार्ज लेकर आ रहा हूँ। तो देखो, जो ए वाला चार्ज है वो मेरे को इसको अट्रैक्ट करता हुआ लगाएगा, इट इज एफ ए सी, एंड जो बी वाला चार्ज है वो मेरे को अट्रैक्ट करता हुआ लगाएगा, विच इज एफ बी सी। नाउ सिंस AC is equals to BC, so FAC will be equals to FBC। दोनों का मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, तो F net is which is FAC plus FBC is 0। तो अगेन सी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, इसके लिए दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने तरफ नेगेटिव चार्ज को, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है ये। तो C इज एन इक्विलिब्रियम पोजीशन बिकॉज वहां पे, सो C is an equilibrium position। Now, अब हम इसको यहाँ से हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेस और वर्टिकली डिस्प्लेस दोनों करके देखेंगे किसको, नेगेटिव चार्ज को। तो जब हम इसको हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेस करेंगे, समझो ये ए पे क्यू है, बी पे प्लस क्यू है, ये इसका सी पॉइंट है ना, इसको मैंने डी पे डिस्प्लेस कर दिया, एक्स डिस्प्लेसमेंट। ना जब हम इसे डी पे लेकर आ जाएंगे, तो अगेन जो ए वाला चार्ज है वो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और जो बी वाला चार्ज है वो उसको अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। ऑफ कोर्स, क्योंकि बीडी डिस्टेंस एडी डिस्टेंस से कम है, तो जो एफ बीडी लग रहा है वो एफ एडी से ज्यादा होगा। कोई दिक्कत, लिख देते हैं, सिंस एडी इज ग्रेटर देन बीडी, सो एफ एडी इज magnitude is less than FBD, so F net equals to FAD plus FBD। so इसका नेट का डायरेक्शन आपको किस डायरेक्शन में मिलेगा, क्योंकि FBD is greater than FAD, so net force would be rightwards। ठीक है, rightwards हो जाएगा, and rightwards मतलब it is away from the equilibrium position, away from the equilibrium position। तो देखो, जब हम पॉजिटिव चार्ज को इक्विलिब्रियम पे लेकर आ गए थे और उसको हमने हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेस करा हुआ था, तब हम लोगों को एक रिस्टोरिंग फोर्स मिलता था टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम। तो वो पॉजिटिव चार्ज अबाउट द इक्विलिब्रियम पोजीशन एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहा था। बट अगर हम उसी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे एक नेगेटिव चार्ज को लेकर आ जा रहे हैं, तब हमें कोई रिस्टोरिंग फोर्स नहीं मिल रहा है, और जो नेट फोर्स हमें मिल रहा है इट इज अवे फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो ये नेगेटिव चार्ज के लिए पहला वाला केस क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट के लिए कैसा इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल। सिमिलरली वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के लिए जब हम देखेंगे तो वो ऑपोजिट हो जाएगा, स्टेबल आएगा। देखो कैसे, अगर अब ए पॉइंट है प्लस क्यू चार्ज, बी पॉइंट है प्लस क्यू चार्ज, ये इसका हॉरिजॉन्टल है। एक मिनट देना गाइस। तो यहाँ पे सी पॉइंट है, अब हम इसको डी पॉइंट तक वर्टिकली डिस्प्लेस कर रहे हैं, नेगेटिव चार्ज है, तो ऑफ कोर्स ए वाला इसको अट्रैक्ट करेगा और बी वाला इसको अट्रैक्ट करेगा, एंड इनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स और इनके वर्टिकल कंपोनेंट्स, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और इसका वर्टिकल कंपोनेंट्स, अगेन क्योंकि AD इज इक्वल्स टू
FBD. So FAD is equals to FBD, दोनों के मैग्नीट्यूड्स. So इनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, बिकॉज एंगल्स अगेन सेम है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स कैंसिल कर जाएंगे, और जो F नेट आपको मिलेगा will be FAD plus FBD. और अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये sin थीटा आ जाएगा. एंड F नेट आपको it will be downwards, so which is towards the equilibrium position, है ना. तो इस केस में अगेन मेरा नेगेटिव चार्ज SHM एग्जीक्यूट करेगा. कोई दिक्कत? एंड टाइम पीरियड जब तुम निकालोगे, इसका टाइम पीरियड निकालना ये तुम्हारा होमवर्क है. होमवर्क क्या है कि इस केस में भी टाइम पीरियड निकालो. एंड टाइम पीरियड यू विल फाइंड आउट टू बी इक्वल टू पहला जो हमने पॉजिटिव चार्ज के लिए निकाला था. ठीक है, वो एकदम बराबर आएगा. कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत अगर नहीं है तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पे मूव कर जाएंगे. जितना अभी तक डिस्कस हुआ है बताओ भाई. ये नेगेटिव चार्ज के लिए है, ये वाला पार्ट पॉजिटिव चार्ज के लिए है. ठीक है, दोनों केस हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, वो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, ये वाला पॉजिटिव चार्ज, ये इक्विलिब्रियम फोर्सेस. कोई दिक्कत इस वाले टॉपिक में? कोई दिक्कत? जवाब दो ना. किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? सिमी, सोनाली, वैभव, स्नेहा, श्रुति? नमस्कार सर. ठीक है, तो थोड़ी देर बैठना है या फिर क्लास कंक्लूड कर ले, इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म कर लेते हैं. मैं आपको नोट्स दे देता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड के. नेक्स्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चंस कर लेंगे. बैठना है? टाइम है ना आप लोगों के पास? हाँ आए ना, बता दो यार. मतलब रेज योर हैंड्स. ओके, किसी को अगर जवाब नहीं देना, रेज योर हैंड्स जो लोग बैठने के इच्छुक हैं. लाइक मोर 20 मिनट्स. ओके, तो क्लास को दो लोग, 3, और सोनाली एंड वैभव. आपको जाना है कहीं पे? अच्छा ठीक, अच्छा ओके, सबको बैठना है. वेरी गुड, आई एम इम्प्रेस्ड. चलो इलेक्ट्रिक फील्ड देख लेते हैं फिर तुरंत, जल्दी जल्दी से. फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चंस कर लेंगे. आ जाओ. तो देखो, अब तो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ग्रेविटेशनल में मैंने आपको इंट्रोडक्शन, अभी थोड़ा सा कहानी सुनो. जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक शुरू कर रहे थे, तब एक प्रॉपर्टीज वाले पार्ट में हम लोगों ने ये तुलना की हुई थी, कंपैरेटिव स्टडी की थी कि ग्रेविटेशनल फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ग्रेविटेशन में समानताएं हैं. जैसे कि ग्रेविटेशन पे आप डिफरेंस ये है कि ग्रेविटेशन पे आप मासेस से डील करते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप चार्जेस जो रेस्ट पे है उससे डील करते हो. और समानता ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये है कि दोनों फोर्स डिस्टेंस के स्क्वायर से चेंज होता है. दोनों फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स दोनों मासेस के स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस. सिमिलरली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है दोनों के बीच में, that is inversely proportional to square of the distance between the two charges. Now difference again, one point was between electrostatics and gravitation is gravitation का नेचर है always attractive, but electrostatics में ये हो सकता है कि चार्जेस रिपेल भी कर सकते हैं और अट्रैक्ट भी कर सकते हैं. तो यहाँ पे एक डिफरेंस ये समझना होगा कि
आपको जनरली आइडिया ऐसा लगता है कि अगर कोई एक बॉडी दूसरे बॉडी के साथ इंटरैक्ट कर रहा है, ध्यान से सुनो, कोई एक बॉडी अगर दूसरे बॉडी के साथ इंटरैक्ट कर रहा है, इंटरैक्शन मतलब जैसे मैं तुम लोगों के साथ अभी इंटरैक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तो किसी तरीके का भी कैसा भी इंटरैक्शन होता है, तो मानो कि एक फोर्स एक्सर्ट हो रहा हो उस पर। मानो कि अगर दो ब्लॉक्स रखे हुए हैं एक टेबल पे ऐसा एक ब्लॉक रखा हुआ है, तो ये ब्लॉक इस टेबल के साथ इंटरैक्ट कर रहा है। तो आपको ये तो समझ में आता है कि अगर मैं आपको इस ब्लॉक को मूव कराना होगा तो आपको अपने हैंड से इसको पुश करना होगा, ठीक है। तो मतलब अगर किसी बॉडी के साथ आपको इंटरैक्ट करना है तो ये तो इजीली अंडरस्टैंडेबल है कि कांटेक्ट की जरूरत है। अगर आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हो तो आपको एक कांटेक्ट की जरूरत है उस फोर्स को उस बॉडी तक पहुंचाने के लिए, ठीक है। इस बॉडी पे अगर आपको फोर्स लगाना है तो किसी तरीके का कांटेक्ट चाहिए होगा। आप इसे टच करके पुश करोगे या फिर टच करके पुल करोगे, तो एक कांटेक्ट की नेसेसिटी है एक फोर्स के थ्रू दो बॉडीज के बीच में इंटरैक्शन के लिए। बट इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड, सरप्राइजिंग चीज ये है कि दोनों बॉडीज सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, वो लोग एक फोर्स एक दूसरे पे एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं, वो दोनों एक दूसरे से इंटरैक्ट कर पा रहे हैं। तो ये तो मतलब कुछ एक मतलब चमत्कार टाइप हो जाता है कि बिना कोई कांटेक्ट के दोनों एक दूसरे बॉडीज के साथ इंटरैक्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो साइंटिस्ट, दिस वाज अ वेरी पजलिंग क्वेश्चन फॉर साइंटिस्ट कि दो बॉडी जब कोई कांटेक्ट पे ही नहीं है वो दोनों एक दूसरे के साथ कैसे इंटरैक्ट कर पा रहे हैं, सब दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस। ऐसा मान लो कि मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ और आप लोग कहीं रांची में बैठे हुए हो, और मैं इतने डिस्टेंस में सेपरेटेड होने के बाद भी मैं आप लोग दोनों से मतलब कुछ एक तरीके का मैं आप पे फोर्स एक्सर्ट कर पा रहा हूँ। तो मतलब ये थोड़ा सा अजूबा टाइप का था। तो इसको, इस पजल को रिजॉल्व करने के लिए साइंटिस्ट ने कहा कि अब पार्टिकल्स इंटरैक्ट, दो चार्जेस अगर इंटरैक्ट कर पा रहे हैं एट सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस आर, तो साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंटली ये फाइंड आउट करा कि दोनों का जो फोर्स ऑफ इंटरैक्शन है दोनों के बीच में, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये कोलम्ब्स ने समवेयर अराउंड 13th सेंचुरी और 14th सेंचुरी में इन्होंने डिस्कवर करा था ये चीज। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द स्क्वायर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ द स्क्वायर्स। ये पहले उन्होंने डिस्कवर कर लिया था। बट जब क्वेश्चन आया कि ये प्रोसेस क्या है, कि हाउ दे आर एबल टू इंटरैक्ट, ये फोर्स कहाँ से आ रहा है, तब जाके उन्होंने ये थियरी डाली कि इट इज अ टू स्टेप प्रोसेस। इट इज अ टू स्टेप प्रोसेस। पहले प्रोसेस में क्या हो रहा है, एक आप सोर्स चार्ज लेकर आओगे, which will create an electric field, the source charge will create an electric field. Then you will bring a test charge. Which will be placed in the electric field. मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग E बार से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका डिनोटेशन will be placed in the electric field. Then this electric field created by the source charge, will exert a force on the source test charge. ये कहा गया। दिस इज अ टू स्टेप प्रोसेस। पहले प्रोसेस में क्या हो रहा है कि एक सोर्स चार्ज लेकर आओगे, वो अपनी फील्ड, अपना एक रीजन, उसके स्पेस, उसके सराउंडिंग स्पेस में आप एक टेस्ट चार्ज लेकर आ गए। मान लो ये Q1 आपका टेस्ट चार्ज था, तो ये टेस्ट चार्ज अपने अराउंड जो स्पेस है उसमें एक फील्ड क्रिएट करेगा, अपने अराउंड स्पेस में एक फील्ड क्रिएट करेगा, और उस फील्ड में अगर आप एक टेस्ट चार्ज लेकर आओगे, वो फील्ड उस टेस्ट चार्ज पे एक फोर्स एक्सर्ट करेगा, एंड वो फोर्स की मैग्नीट्यूड आप लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट करी हुई थी, ठीक है। तो ये टू स्टेप प्रोसेस कहा गया। तो फिर क्वेश्चन आया कि हाउ टू मेजर दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। क्वेश्चन आया
कि हाउ टू मेजर दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो साइंटिस्ट ने कहा कि देखो हम लोग इसे दो क्वांटिटीज से मेजर करेंगे, पहला एक वेक्टर क्वांटिटी होगा और दूसरा एक स्केलर क्वांटिटी होगा। हम दोनों क्वांटिटीज से इसे मेजर करेंगे। जो वेक्टर क्वांटिटी होगा उसे हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक, बेटर हम लोग लिखते हैं हाउ टू मेजर दी स्ट्रेंथ ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वेक्टर जो होगा उसका हम नाम रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एंड जो स्केलर क्वांटिटी होगा उसका हम लोग नाम रखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये दोनों क्वांटिटी से एक वेक्टर क्वांटिटी होगा और एक स्केलर क्वांटिटी होगा। जो वेक्टर क्वांटिटी वो उसका नाम हम रख देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसको हम लोग ई बार से रिप्रेजेंट करवाएंगे, दिस विल बी अ वेक्टर क्वांटिटी, एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसको हम लोग वी से रिप्रेजेंट करेंगे जो कि एक स्केलर क्वांटिटी होगा। ठीक है, दिस विल मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड ड्यू टू द सोर्स चार्ज एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस। ठीक है ना, ये स्केलर क्वांटिटी हम लोग बाद में पढ़ेंगे, बट अभी हमारा फोकस का पॉइंट हो गया ये वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे आते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये कहा जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज द electric field is the space around a charge in which its influence can be felt by any other charge. This is the first point which is defining the electric field. Now, and electric field intensity. So let's say एक point P है, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेजर करनी है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव इज टू मेजर द इलेक्ट्रिक फील्ड intensity at point P. So what we'll do, we'll bring a test charge Q naught at point P. हम यहाँ पे लाके एक टेस्ट चार्ज रख देंगे, यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रख देंगे, तो फिर हमें पता चलेगा कि ये टेस्ट चार्ज एक फोर्स फील करेगा, ये टेस्ट चार्ज एक फोर्स फील करेगा। अब जब हम ये फोर्स की मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे और उसको इस टेस्ट चार्ज से डिवाइड करेंगे तो हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल जाएगा। एंड यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि ये टेस्ट चार्ज शुड बी अप्रोचिंग टुवर्ड्स जीरो, समझ में आया? एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी ड्यू टू सम सोर्स चार्ज। मतलब एक स्पेस में, यहाँ पे कहीं पे स्पेस में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से ही मौजूद है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका पहले से ही मौजूद है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मेजर करना है कि एट अ पॉइंट पी आपको मेजर करना है कि इस पॉइंट पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड क्या है। तो आप वहां पे क्या करोगे, एक टेस्ट चार्ज लेकर आ जाओगे, उस टेस्ट चार्ज को उस पॉइंट पे रख दो,
और फिर वो टेस्ट चार्ज कितना फोर्स फील करेगा वो आप फाइंड आउट करो। फिर वो फोर्स को आप उस टेस्ट चार्ज से डिवाइड जब कर दोगे एंड तो आपको मिल जाएगा उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, उस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि दिस चार्ज जो आप टेस्ट चार्ज लेकर आओगे, पॉइंट टू बी नोटेड, नोट द टेस्ट चार्ज शुड बी वेरी 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 स्मॉल। तो दिस लिमिट Q टेंड्स टू 0 का मतलब ये है, मींस Q should be very small. Why? Because आपने चार्जिंग बाय द मेथड ऑफ इंडक्शन से पढ़ा था कि अगर आप एक चार्ज को किसी भी दूसरे बॉडी के पास लेकर आ जाते हो तो वो चार्ज इन्फ्लुएंस करता है उस बॉडी को। कैसे इन्फ्लुएंस करता है? वो इंड्यूस चार्जेस प्रोड्यूस कर देगा उस बॉडी में। तो अगर इंड्यूस चार्जेस प्रोड्यूस कर देगा उस बॉडी में तो उस बॉडी की इलेक्ट्रिक फील्ड, जो सोर्स चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो वेरी कर जाएगी। तो ये वेरिएशन आपको चाहिए नहीं होता है, तो इसीलिए आप जो चार्ज टेस्ट चार्ज लेकर आते हो वो स्मॉल रखते हो टू प्रिवेंट एनी डिसरप्शन in the source charge distribution, any source charge distribution. ठीक है? Now next point about the electric field is electric field is always directed along the force experienced by a positive test charge, positive test charge। ठीक है? अगर मानो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है और आपने यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज को लाके रखा हुआ है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, तो ये positive test charge will experience a force which is equals to the electric field। अगर ये electric field की magnitude E है तो this force will be equal to F times of E times of the charge। क्लियर है? ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी एंड चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ये है और आपने अब एक नेगेटिव चार्ज लाके रखा हुआ है, तो this negative charge will experience a force in the opposite direction, in the opposite direction। So F will be equal to magnitude तो अभी भी सेम रहेगा because डायरेक्शन बदल जाएगा। ठीक है? सो यहाँ पे और एक पॉइंट, सो एंड नेगेटिव चार्ज experiences a force in the opposite direction of electric field। Now next point, ये समझ लो, हाँ ये डायमेंशंस का इम्पोर्टेंट पॉइंट था बिकॉज ये आपने अभी देखा हुआ था। फोर्स का डायमेंशन क्या हो जाता है? एम एल टी इनवर्स स्क्वायर, और चार्ज का डायमेंशन है ए टी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन क्या हो जाएगा? एम एल ए इनवर्स टी इनवर्स क्यूब। ठीक है, ये इसका डायमेंशन है। प्लस इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? SI यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड का इज न्यूटन पर कूलम्ब, which is represented as Newton by Coulomb। Next point,
if there is a positive charge and you want to find out electric field at a point P at a distance of r from the positive charge, it will be away from the charge, and this magnitude would be 1 by 4 pi epsilon naught q by जो distance है उसका square. And if there is a negative charge and at a distance p आप find out करना चाहते हो तो उसका electric field would be towards, and इसका magnitude would be 1 by 4 pi epsilon naught q by r square. याद रख लेना, ठीक है. This is for positive charge, it is away from the charge but along the line joining है ना, along the line joining लग रहा है, ऐसा नहीं है कुछ इधर, ऐसा भी नहीं है कुछ, ठीक है. along the line joining है, ये सब नहीं है, ठीक है. इसमें भी along the line joining है, it is towards the charge. now and ये भी लिख लो कि electric field due to a point charge, हम लोग देख लेंगे फील्ड लाइंस में, point charge is spherically symmetric. Electric field also obeys superposition principle. तो जैसा फोर्स में करा था वैसा इसमें भी ट्रू होगा, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है. तो अगर एक पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इस डायरेक्शन पे, E2 इस डायरेक्शन पे, E3 इस डायरेक्शन पे, सिमिलरली मल्टीपल आपको फोर्सेस मिल रहे हैं, तो आपको E नेट, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, तो E1 प्लस E2 प्लस E3 सिमिलरली इन्फिनिट तक आप ले जा सकते हो, क्योंकि ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है, ठीक है. इतने ही पॉइंट्स हैं, कुछ नहीं है. अब मुझे एक सिंपल जल्दी से आंसर कर दो. क्वेश्चन नंबर 1, अगर एक पॉइंट ये Q है और एक Q है और दोनों के बीच में R है, इसके मिड पॉइंट पे ये कितना है, मिड पॉइंट है R/2, तो मुझे ये A है ये B है, मिड पॉइंट पे E8 ये C है, E8 C ड्यू टू A, बताओ जल्दी से. E8 C ड्यू टू A, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन जल्दी से बता दो. देखो ये समझ लो. अब मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ. ये आप लोग के इतना तो थ्योरी हो गया, ठीक है. अभी जो आ रहा है ये आप लोग के प्रॉब्लम सॉल्विंग में काम आएगा. फोर्स क्या था कि Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है Q बाई R स्क्वायर, ठीक है. ये प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए है, इसे याद रख लेना आप, बस कुछ नहीं है. एंड बिकॉज एंड F E इज ऑलवेज फोर्स डिवाइडेड बाई अ चार्ज क्वांटिटी, ठीक है. तो ये चीज याद रख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए. तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट C ड्यू टू A. अब प्लीज जवाब देते रहो ताकि हम लोग इजी क्वेश्चन डिस्कस कर ले और नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिफिकल्ट क्वेश्चन में जाएंगे. तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट C ड्यू टू A, माइक्स ऑन करके आंसर जवाब देते हुए क्या हो जाएगा, 1 by 4 pi epsilon naught Q by R/2 का स्क्वायर. एंड डायरेक्शन वुड बी, बिकॉज ये पॉजिटिव चार्ज है, अवे होगा, ठीक है. सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड एट C ड्यू टू B क्या हो जाएगा, 1 by 4 epsilon naught Q by R. Q by R by 2 का. एंड डायरेक्शन ये towards A. ठीक है, टुवर्ड्स A, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, अगर आप पॉजिटिव वाला लेते हो, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव लेते हो,
तो अब सी पे बताओ, ए और ये बी, तो ई एट सी ड्यू टू ए, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, अभी भी के क्यू बाई आर बाई टू स्क्वायर होगा, और डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या होगा, अवे टुवर्ड्स ए, टुवर्ड्स बी हो जाएगा ना बच्चा, ए की वजह से आप कैलकुलेट कर रहे हो, तो ये ए की वजह से तो टुवर्ड्स अवे फ्रॉम इटसेल्फ होगा ना, एंड ई एट सी ड्यू टू बी, ये हो जाएगा, मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा आर बाई टू का स्क्वायर, बट ये वाला डायरेक्शन चेंज हो जाएगा क्योंकि अब ये नेगेटिव चार्ज है, इट विल बी टुवर्ड्स इटसेल्फ, ठीक है, तो ये भी डायरेक्शन इधर आएगा, ठीक है, क्योंकि पहले वाले केस में दोनों पॉजिटिव किया था, इसके वजह से इट विल बी अवे फ्रॉम इटसेल्फ, एंड इसके वजह से इट विल बी अवे फ्रॉम इटसेल्फ, इस केस में ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज इट विल बी अवे फ्रॉम इटसेल्फ, एंड ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्ज इट विल बी टुवर्ड्स इटसेल्फ। क्लियर है ये बात? आखिरी क्वेश्चन के बाद क्लास कंक्लूड करते हैं। चार्जेस है Q माइनस Q, मुझे ये A मानो, ये B मानो, ये C मानो, तो ये डिस्टेंस R है, ये डिस्टेंस R है, ये डिस्टेंस R बाई 2 है, ये डिस्टेंस R बाई 2 है। मुझे अब इलेक्ट्रिक फील्ड एच डी चाहिए ड्यू टू ऑल दी अदर चार्जेस, ड्यू टू ए, फिर ड्यू टू बी, फिर ड्यू टू सी, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड एट ई अगेन ड्यू टू ए, ड्यू टू बी एंड ड्यू टू सी। आखिरी क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी बताओ और क्लास कंक्लूड कर देते हैं। पहला वाला क्या होगा, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, के क्यू बाई आर बाई टू का होल स्क्वायर, हाँ, और डायरेक्शन अवे होगा अवे फ्रॉम द ए, बी के डायरेक्शन पे ना, यस, और वही वाला बी के लिए क्यू बाई आर बाई टू का होल स्क्वायर, सेम मैग्नीट्यूड, हाँ, टुवर्ड्स सी, बी की वजह से, बी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पॉजिटिव है सर, टुवर्ड्स तो ए होगा, पॉजिटिव है तो टुवर्ड्स ए हो जाएगा ना, अवे फ्रॉम इटसेल्फ, लेफ्टवर्ड हो जाएगा, ठीक है, लेफ्टवर्ड या राइटवर्ड बता देना डायरेक्शन में, ठीक है। और सी के लिए, सी कौन सा है, सी नेगेटिव है मेरा, ठीक है, तो सी के लिए बताओ अब क्या है वैल्यू, मैग्नीट्यूड के क्यूब बाई एल प्लस आर बाई टू का होल स्क्वायर, आर प्लस आर बाई टू का होल स्क्वायर, हाँ, तो 3r बाई 2 का होल स्क्वायर ना, और डायरेक्शन लेफ्ट या राइट, लेफ्ट या राइट, राइट, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इट विल बी टुवर्ड्स इटसेल्फ, ठीक है। हाँ, अब ई पे बताओ, ई पे क्या हो जाएगा, ड्यू टू ए, ए मेरा पॉजिटिव है तो कितना दूर पे है, के क्यू बाई 3r बाई 2 का होल स्क्वायर, एंड डायरेक्शन ई पे लेफ्ट या राइट, बताओ बताओ, ए की वजह से हम लोग ई पे इवैल्यूएट कर रहे हैं, ए की वजह से ई पे इवैल्यूएट करेंगे, फिर बी की वजह से ई पे इवैल्यूएट करेंगे, फिर सी की वजह से ई पे इवैल्यूएट करेंगे, ठीक है। तो डायरेक्शन बताओ ना, ए की वजह से किस डायरेक्शन पे होगा, लेफ्ट या राइट, जल्दी से बता दो। राइट, राइट, बिकॉज ए मेरा पॉजिटिव चार्ज है तो इसके लिए इट विल बी अवे फ्रॉम द चार्ज, सिमिलरली बी के लिए
v के लिए मैग्नीट्यूड वुड बी kq by r by 2 स्क्वायर और डायरेक्शन राइट नहीं लेफ्ट। कौन सा चार्ज है? सिंपल है ना बच्चा, देखो ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज के लिए उसको अवे की, इसके लिए कहीं पे भी डायरेक्शन अवे के लिए होगा, तो ये भी यहाँ पे राइट वर्ड से तो होगा, ठीक है, ये भी राइट वर्ड से। सिमिलरली सी के लिए देखो, सी के लिए kq by r by 2 स्क्वायर है, तो ये इसको अपने, अब बताओ इसके लिए किस डायरेक्शन पे होगा, ई पे, राइट वर्ड। हाँ क्योंकि ये पुल करेगा अपने पास, है ना। समझ गए क्या करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आज हम लोग का क्लास कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड हम मैकेनिक्स वाले क्वेश्चंस करेंगे, बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस, मतलब ऐसा हो जाएगा कि इंक्लाइंड प्लेन पे हम बॉडी को रखेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, ठीक है, और दो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर नीचे होगा और फिर हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन करवाएंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। और फिर हम लोग लाइंस ऑफ फोर्सेस डिस्कस करेंगे, लाइंस ऑफ फोर्सेस, ठीक है, ये क्वेश्चंस करके हम लोग लाइंस ऑफ फोर्सेस पे आ जाएंगे, ठीक है। तब तक आप लोग ये नोट्स में जो मैं भी लिखवाया है इसे प्लीज रिवाइज कर लेना, और जो क्वेश्चंस दिए होमवर्क में वो सॉल्व कर लेना, और वो क्वेश्चंस भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में, अगर आपसे नहीं हुए तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। क्लास को यहाँ पे समाप्त करते हैं। थैंक यू गाइस, कोई डाउट हो आप लोग प्राइवेट मैसेज करके पूछ सकते हो हम लोगों को, ठीक है, थैंक यू।